नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर बामनिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे कक्षा 11th बायो के बारे में। कक्षा 11th बायो में हमने 4 चैप्टर पढ़े थे, उसी के साथ हमारी जो पहली यूनिट है वो कंप्लीट थी। नेक्स्ट आज हम कक्षा 11th जीव विज्ञान की सेकेंड जो यूनिट है उसको शुरू करेंगे। और जो सेकेंड यूनिट है उसकी यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट का नाम है पादप और प्राणी इनमें संरचनात्मक संगठन। मतलब पादप और प्राणी मतलब एनिमल्स, इनकी संरचना कैसे बनी है। संरचनात्मक संगठन का मतलब संरचना किन किन चीजों से मिलकर बनी है। कोशिकाएं पाई जाती है, ऊतक पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें इस यूनिट की बात करते हैं तो अलग अलग जैसे एक विशेष शब्द आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में कहते हैं आकारिकी। और आकारिकी किसे कहेंगे? आकारिकी का मतलब होगा कि कोई भी जीव है उसके बाह्य लक्षणों का अध्ययन करना। जैसे मान लो मनुष्य है, बाहर से उसका लक्षण करना कि बाहर से वो कैसा दिखता है, कौन कौन से उसमें अंग पाए जाते हैं। तो बाहर से यदि अध्ययन करते हैं, बाह्य संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसको मॉर्फोलॉजी या आकारिकी कहा जाता है। तो इस यूनिट के अंदर हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होगा आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसमें तो बाह्य संरचना का अध्ययन होगा, इसमें आंतरिक संरचना का अध्ययन होगा। आंतरिक संरचना का अध्ययन इसको शारीरिकी कहा जाता है, इसको शारीरिक भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एनाटॉमी कहा जाता है। कोई भी जीव है, जीव की आंतरिक संरचना कैसी है, जीव का निर्माण किससे हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कोशिका पाई जाती है, फिर कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं, फिर अंग तंत्र का निर्माण होता है और इस तरह से एक जीव का जो शरीर है वो बनता है। तो एनाटॉमी के अंदर हम इन सब के बारे में बात करें। अब ऐसे देखा जाए तो एनाटॉमी अपने आप में विस्तृत है, क्योंकि कोशिका पढ़ेंगे, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, अंग तंत्र सब पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनाटॉमी है यह बहुत ही विस्तृत है। आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो इसमें कई चीजें और निकल कर आएगी। उसमें सबसे पहले आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब है ऊतक विज्ञान, ऊतकों का अध्ययन। तो इसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, इसको ऊतक विज्ञान या इसको औतिकी भी कहा जाता है। एक इसका नाम और है, इसको हम कहते हैं औतिकी, इसको औतिकी भी कहा जाता है। अब ऊतक विज्ञान या औतिकी के बाद में इसमें एक और शाखा आती है जिसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। अब ये नाम से स्पष्ट है, अब ऊतक विज्ञान है, नाम से स्पष्ट है, ऊतकों का अध्ययन किया जाएगा। कोशिका विज्ञान है तो किसका अध्ययन करेंगे? कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो कोशिकाओं की संरचना है, कोशिकाओं पाए जाने वाले कोशिकांग है, उन कोशिकांग और कोशिका के कार्य पढ़ेंगे। और इस कोशिका के अंदर जो जैव अणु पाए जाते हैं, बायोमोलेक्यूल पाए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन भी कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो हम ये जो यूनिट है हमारी यूनिट 2 जो सेकंड यूनिट है, इसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है यूनिट नंबर 3, इस यूनिट के अंदर हम है वो साइटोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइटोलॉजी का मतलब है कोशिका विज्ञान। कोशिका क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जैव अणु जिसको बायोमोलिक्यूल कहा जाता है उसके बारे में, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे होता है जिसको हम कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का अध्ययन भी हम कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। जो हमारी जो अगली यूनिट होगी उसमें हम ये बात करेंगे। इसके बाद में जीव विज्ञान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच निकल कर आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जिसको कार्यिकी कहा जाता है। कार्यिकी का मतलब है कोई भी जीव है, जीव के शरीर के अंदर जो पूरा सिस्टम है, जो अंग है, अंग तंत्र है, कोशिका है, ऊतक है, ये कैसे कार्य करते हैं, मतलब शरीर के काम करने का जो विज्ञान है, इसलिए इसको शरीर क्रिया विज्ञान भी कहा जाता है। उसका जो अध्ययन हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी अपने आप में पौधे अलग हिसाब से काम करते हैं, जंतु अलग हिसाब से काम करते हैं। तो पादपों के अंदर जो फिजियोलॉजी है उसको प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाएगा। जंतुओं के अंदर जो फिजियोलॉजी है इसको एनिमल फिजियोलॉजी कहा जाएगा। तो एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी ये दोनों अलग भाग हो गए। तो नेक्स्ट हमारी यूनिट होगी यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 के अंदर हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी।
प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है पौधों के अंदर कार्यकी या पौधों के अंदर शरीर क्रिया विज्ञान, पौधे कैसे कार्य करते हैं, पौधों के काम करने की कार्य प्रणाली। जैसे उदाहरण के लिए पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण का कार्य कैसे करते हैं, कंप्लीट हम इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बात करने वाले हैं। और पादपों के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, पादपों के अंदर जल का अवशोषण होता है, पादपों के अंदर खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है, पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो ये जो चीजें पादपों के अंदर पाई जाती है, कैसे कैसे ये सब चीजें कार्य करती है, इसको हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और एनिमल फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो जंतुओं के अंदर शरीर क्रिया विज्ञान, जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग, अंग तंत्र, कोशिकाएं, ऊतक ये कैसे कार्य करते हैं, इसको एनिमल फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए आप देख लो, जैसे जंतुओं की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र की। जंतुओं में पोषण या पाचन, तो पाचन से संबंधित जो पूरा सिस्टम है वो इसमें बात करेंगे। पाचन की बात करता है श्वसन, फिर उत्सर्जन, परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, ये जो भी है इन सब के बारे में हम वो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर बात करेंगे। और एनिमल जो फिजियोलॉजी है इसके लिए हमारी जो यूनिट है वो कौन सी रहेगी, यूनिट 5। इस तरह से आपकी जो 11th की बायो है उसमें कंप्लीट 5 यूनिट है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड जो बायो है वो कंप्लीट 10 यूनिट में डिवाइडेड है। उसमें से 1 से लेकर 5 यूनिट आप 11th में पढ़ते हो, 6 से लेकर 10 यूनिट आप 12th में पढ़ते हैं। तो 11th में हम जो बात करते हैं 1 से लेकर 5 यूनिट, उसमें हमने सबसे पहले यूनिट के अंदर बात की है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। कंप्लीट हमने 4 पार्ट उसमें पढ़े थे। हमारी जो सेकंड यूनिट है वो ये है पादपों में पादप और प्राणी इनका संरचनात्मक संगठन, इसमें हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हमारी जो थर्ड यूनिट है वो है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जिसमें हम कोशिका की संरचना, जैव अणु और कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर जो भी शरीर क्रिया विज्ञान होता है उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी 5वीं यूनिट है उसके अंदर है वो एनिमल फिजियोलॉजी, जंतुओं के अंदर जो शरीर क्रिया विज्ञान होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जितने भी हैं ये सभी जीव विज्ञान की शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा। मॉर्फोलॉजी, देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब इस तरह से आप सभी की परिभाषा लिख सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी या आकारिकी की बात करते हैं तो क्या होगा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी या आकारिकी कहलाती है। तो ये हालांकि 11th के हिसाब से सवाल बन सकते हैं, नहीं वाली कोई बात नहीं। आकारिकी किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हो, एनाटॉमी किसे कहते हैं, शारीरिकी किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव की आंतरिक संरचना, आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहेंगे, शारीरिकी या शारीरिक। हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान या ऊतकी किसे कहेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन, जीवों में पाए जाने वाले ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान या ऊतकी कहलाता है। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी किसे कहेंगे, कोशिका विज्ञान किसे कहेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका के कार्य का अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं के बारे में बात की जाती है, कोशिका विभाजन की बात की जाती है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो जैव अणु होती है उनके बारे में बात की जाती है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के अंदर पाई जाने वाली जो जैव क्रियाएं होती है, जो उपापचय क्रिया होती है, जो पूरा सिस्टम होता है उसके बारे में बात की जाती है, इसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। इसको 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। तो पादपों के अंदर जो फिजियोलॉजी है या पादपों के अंदर जो शरीर क्रिया विज्ञान है उसको प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, और जंतुओं के अंदर जो शरीर क्रिया विज्ञान है उसको एनिमल फिजियोलॉजी या प्राणी कार्यकी कहा जाता है या जंतु कार्यकी कहा जाता है। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर जो हमारी सेकंड यूनिट है पादप और प्राणी इनमें संरचनात्मक संगठन, इसमें जो पार्ट है हमारा 5वां वो है जो पुष्पीय पौधे हैं इनकी आकारिकी। हमारा एक पार्ट रहेगा आकारिकी, दूसरा पार्ट रहेगा शारीरिकी और तीसरा रहेगा जंतुओं के अंदर जो हिस्टोलॉजी है उसके बारे में। तो ये जो हमारी सेकंड यूनिट है इसमें कंप्लीट 3 पार्ट है। हम आज है वो नेक्स्ट 5वां पार्ट शुरू करने वाले हैं या शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, पुष्पीय पादपों में आकारिकी।
पुष्पीय जो होते हैं उनकी आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है 5 नंबर पार्ट है वह है एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। तो देखिए एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवर्त बीजी, ये हमने वर्गीकरण पहले बात की है। आवर्त बीजी पौधे पादप जगत के सबसे विकसित पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि वो पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं, सबसे विकसित प्रकार के पौधे होते हैं आवर्त बीजी पौधे या पुष्पीय पौधे। अब पुष्पीय पौधों की बात करते हैं तो पुष्पीय पौधों में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो विकसित वर्ग है आवर्त बीजी उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक आवर्त बीजी जो पौधा है उस पौधे का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले एक पौधे का निर्माण होगा, उससे पहले जैसे ये संरचना है बीज, बीज का क्या होगा अंकुरण। बीज का जब अंकुरण होगा तो बीज के अंदर दो भाग पाए जाते हैं, बीज के अंदर भ्रूण भी पाया जाता है और उस भ्रूण के हम कह सकते हैं दो भाग होते हैं, उस भ्रूण से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसमें बीज की हमने संरचना में पढ़ेंगे बाद में। बीज में एक रंध्र पाया जाता है जिसको जनन रंध्र कहा जाता है, उसके द्वारा पानी, ऑक्सीजन आदि अंदर पहुंचते हैं और उसी के साथ बीज में क्या होता है अंकुरण होता है। जब बीज में अंकुरण होता है तो बीज का जो प्रांकुर वाला भाग है, प्रांकुर, इस भाग से प्ररोह या तने का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है तने का निर्माण होता है। तो तने का निर्माण किसके द्वारा होगा प्रांकुर के द्वारा या प्ररोह के द्वारा होगा। नेक्स्ट इस बीज के अंदर मूलांकुर पाया जाता है और मूलांकुर के द्वारा मूल का निर्माण किया जाता है। मूलांकुर की सुरक्षा के लिए मूलांकुर चौल पाई जाती है। प्रांकुर की सुरक्षा के लिए इस बीज के अंदर प्रांकुर चौल पाई जाती है। जैसे ही इस रंध्र के द्वारा, जनन रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन और जल इस बीज के अंदर प्रवेश करेंगे तो इसमें क्या होगा अंकुरण। जब इसमें अंकुरण होगा तो प्रांकुर से तने का निर्माण होगा, मूलांकुर से मूल का निर्माण होगा और ये विकसित होंगे और इनका विकास जब होगा तो इस बीज से एक ऐसा पौधा बन जाएगा। अब ये ऐसा जो पौधा बन जाएगा तो हम आकारिकी के बारे में बात करते हैं। तो आकारिकी का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो बाह्य लक्षण पाए जाते हैं, जो बाहरी संरचना है उसका अध्ययन करना। अब बाहरी संरचना में हमें क्या क्या दिख रहा है, बाहर से इसमें जो जो चीजें दिखेंगी हम उसका अध्ययन इस पाठ के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है जड़, जमीन के अंदर पाई जाती है जड़, जमीन के अंदर जड़ पाई जाती है। जो सबसे पहले जड़ निकलती है उसको प्राथमिक जड़ कहा जाता है और प्राथमिक जड़ में विभाजन से ये जो दूसरी जड़ निकल गई है इसको द्वितीय जड़ कहा जाता है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और द्वितीय रूट से ये जो तीसरी जो जड़ निकलती है इसको ये प्राथमिक हो जाएगी, ये द्वितीय हो जाएगी, ये तृतीय हो जाएगी, ये चतुर्थ हो जाएगी। इस तरह से जड़ें हैं वो बाहर निकलती है। तो हम जड़ के बारे में बात करेंगे। ऊपर की ओर ये किसका निर्माण हुआ है तने का निर्माण हुआ। तो हम आंतरिक संरचना की बात नहीं करें, बाहरी संरचना की बात कर रहे हैं। तो एक तो जड़ दिखाई देती है, दूसरा हमें तना दिखाई देता है। तने के अंदर ये देखो ये पर्व संधि है और ये बीच का जो भाग है इसको पर्व कहा जाता है। ये पर्व संधि, ये पर्व संधि, बीच का जो भाग है इसको पर्व कहा जाता है। तो तने के ऊपर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तने का इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, विशेष कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है पर्व और पर्व संधियों का पाया जाना। पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है तो हम इसको तना कहेंगे। इसलिए हम बात करते हैं कि आलू भी एक क्या है तना, आलू तना है। इसका रीजन क्या है आलू तना क्यों है, क्योंकि आलू के ऊपर भी पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, इसलिए आलू को तना कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है बिंदु ये है पर्व संधि और इन दोनों के बीच का ये जो गैप है इसको पर्व कहा जाता है। इसके अलावा ये जो प्ररोह है, प्ररोह के ऊपर छोटी कलिका पाई जाती है। इस छोटी कलिका से बाद में किसका निर्माण होता है पत्ती का निर्माण होता है। इस तरह से जो पत्ती का निर्माण होता है ये पत्ती इसकी दूसरी संरचना हो जाएगी। जड़ के बाद में पत्ती इसकी दूसरी संरचना हो जाएगी। तो जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती, ये तीन भाग। इसके अलावा देखिए ये जड़, तना और ये पत्ती। और हम देखते हैं तो ये क्या है इसमें फल, फलों के अंदर इस तरह से ये बीज फली पाई जाती है। तो ये फल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर फल के बारे में। फल का निर्माण कैसे होगा, पुष्प से होगा।
पुष्प से फलों का निर्माण होता है। तो इतनी जो चीजें हैं ये हम इस मॉर्फोलॉजी के अंदर बात करेंगे। मतलब एक पौधे की जो बाह्य संरचना है या हमें बाहर से कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं उनके बारे में अध्ययन इस पाठ के अंदर किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या हमें दिखाई दिया, जड़, उसके बाद में क्या है, तना, फिर क्या है, पत्ती, उसके बाद में पुष्प, और पुष्प के बाद में क्या आते हैं, फल, और फलों के अंदर क्या होते हैं, बीज, फलों के अंदर पाए जाते हैं बीज। तो इन सब भागों के बारे में इस मॉर्फोलॉजी वाले पाठ में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मूल, जड़, उसके बाद में तना, फिर पत्ती, फल, पुष्प और बीज। ये सभी जो पौधे के बाहरी भाग है इनका अध्ययन इस पाठ के अंदर किया जाएगा। एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी या पुष्पीय पादपों की आकारिकी। देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं मूल या जड़ के बारे में। मूल, जड़ या इंग्लिश में इसको रूट कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले जड़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जड़ के बाद में क्या बनता है, तना, उसके बाद में पत्ती, फिर फूल और फल और बीज, इस तरह से बात करेंगे। तो जो जड़ है या जो रूट है या जो मूल है वो पौधे का जमीन के अंदर पाया जाने वाला भाग होता है, मतलब भूमिगत भाग है। जड़ है वो तने, तो ये पौधे का भूमिगत भाग है, भूमि के अंदर पाया जाने वाला भाग है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि तने से नीचे का भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसको जड़ कहा जाता है या रूट कहा जाता है। इसका विकास किससे होता है, मूलांकुर से होता है। मूलांकुर से मूल का विकास होगा, प्रांकुर से तने का विकास होगा। ये अभी हमने बीज की संरचना में बात की थी। अब दूसरा ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब है यह जो जड़ है ये उस दिशा में वृद्धि करेगी जिधर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे कार्य करता है, उसी तरह से ये जो जड़ है ये भी नीचे की ओर वृद्धि करती है, इसलिए इसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट जो तना है, तने का विशिष्ट लक्षण होता है पर्व और पर्व संधियों का पाया जाना। तो तने पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, लेकिन जड़ में ये एब्सेंट होती है या नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जड़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है जल का अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो जल और खनिज लवणों के अवशोषण के लिए जड़ के ऊपर, मूल के ऊपर मूल रोम पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है मूल रोम। और ये जो मूल रोम होते हैं ये एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर होते हैं। तो इस तरह से ये जो जड़ है, रूट है, इसके सामान्य लक्षण हो जाएंगे। भूमिगत होती है, मूलांकुर से इसका विकास होता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, पर्व और पर्व संधि नहीं पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं जो जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, और ये एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर होते हैं। अब यदि जड़ के कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहला कार्य है जल और खनिज लवणों का अवशोषण। जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। दूसरा इसका कार्य है इतना जो बड़ा पौधा है, जो भारी भरकम प्लांट है, इसको जमीन से बांधे रखना, उसको मजबूती प्रदान करना ताकि ये गिरे नहीं। तो उस पौधे को जकड़ कर रखना, ये इसका कार्य है। तीसरा कार्य है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। पेड़ पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाएगा, इन खाद्य पदार्थों का संश्लेषण जड़ के अंदर किया जाएगा। और अंतिम इसका कार्य है पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स का निर्माण होता है उनका संश्लेषण करना। पादप नियामक या वृद्धि हार्मोन है उनका निर्माण करना, पादप हार्मोन का संश्लेषण करना भी इसका कार्य। अब देखिए जड़ के प्रकार। जड़ 3 प्रकार की होती है। जड़ों के प्रकार की बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है वो मुसला मूल, दूसरी जकड़ा मूल, नंबर 3 है वो अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल किसमें पाई जाती है? जो मुसला मूल है वो डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री में पाई जाती है। जकड़ा मूल है वो मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री में पाई जाती है। अपस्थानिक मूल है वो घास और बरगद के पौधे में पाई जाती है। ये विशेष उदाहरण ध्यान रखना, घास और बरगद इनके द्वारा। अब देखिए जो जड़ होती है, रूट होती है, मूल होती है, इसका निर्माण मूलांकुर से होता है। तो जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री है इनमें जो जड़ का निर्माण है वो मूलांकुर से होता है। लेकिन अपस्थानिक मूल के अंदर मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से जड़ का निर्माण होता है, इसलिए इसको अपस्थानिक मूल कहा जाता है। जो मुसला मूल है, मुसला मूल के अंदर ये जो पौधा है, जैसे जमीन का ये भाग है, ये जमीन है, यहां से एक जड़ निकलती है। जो जड़ निकलेगी ये कौन सी होगी? ये प्राथमिक प्रकार की होगी।
प्राथमिक से फिर निकलेगी, ये जड़ निकली है तो ये कौन सी हो जाएगी, द्वितीयक हो जाएगी। फिर जो द्वितीय से निकलेगी ये निकली है तो ये कौन सी हो जाएगी, तृतीयक हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा, जड़ों का एक जाल बन जाएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। इस तरह से जो संरचना बनती है जड़ की, इसको हम कहते हैं मुसला मूल। इसमें पाई जाती है द्विबीजपत्री पालकों के अंदर। उदाहरण के लिए सरसों है, सूर्यमुखी है, मटर है, चना है, इसमें ये पाई जाती है। अब जकड़ा मूल की बात करते हैं तो एक बीजपत्री पौधों पाई जाती है। एक बीजपत्री माता है, ये बाजरा है, मक्का है, गन्ना है, चावल है, जो है इन सब के अंदर ये मूल पाई जाती है। जैसे बाजरे का पौधा उसको उखाड़ के देखते हैं तो उसमें ऐसी जड़ें पाई जाती है, मतलब एक ही जगह से सभी जड़ें निकलती है। जो सबसे पहले जड़ निकलेगी जिसको हम प्राथमिक जड़ कहते हैं वो अल्प आयु की होती है, कुछ समय तक जीवित रहेगी और उसके बाद उसी जगह से ये इस तरह से जड़ें निकलती है। बाजरे का पौधा आपने देखा होगा, इस तरह से उसमें जड़ें पाई जाती है, इसको जकड़ा मूल कहा जाता है। इसको ये जड़ें बहुत ही पतली होती है, रेशेदार होती है, इसलिए इसको रेशेदार मूल भी कहा जाता है। किसमें पाई जाएगी, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि। अब विस्तारित मूल की बात करते हैं तो ज्यादा इंपोर्टेंट ये है, मूलांकुर से ये जड़ नहीं निकलती है और पौधे के जो अन्य भाग होते हैं वहां से जड़ें निकलती है। जैसे बरगद का पौधा देखा होगा, इतना बड़ा बरगद का पौधा है और उसकी जो शाखा है, शाखों से ऐसे जड़ें लटकी रहती है, तो इनको आप विस्तारित मूल कहा जाता है। तो ये घास और बरगद के अंदर पाई जाती है। बात करते हैं मूल के क्षेत्र की। तो मूल के जो क्षेत्र होते हैं, रेजिन होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले मूल गोप। मूल गोप, मूल जब जमीन के अंदर वृद्धि करती है, सबसे आगे का जो भाग है उसमें शीर्षस्थ विभजित उत्तक पाया जाता है। मूल लंबाई में वृद्धि करेगी, जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ती है, तो उसके शीर्षस्थ भाग को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसके लिए उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, इसको मूल गोप कहा जाता है। मतलब कोमल शीर्ष की रक्षा करने के लिए जड़ के सबसे आगे वाले भाग पर एक टोपीनुमा आवरण पाया जाता है, इसको मूल गोप कहा जाता है। नंबर 2 है मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र। मेरिस्टेमी का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विभाजन तक पाया जाता है, विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, इनमें बार बार विभाजन होता है। बार बार विभाजन होने से जड़ की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है, मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र। मतलब इस क्षेत्र की कोशिकाएं है वो सक्रिय होती है, बार बार विभाजन करती है, जिससे इसकी लंबाई के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। थर्ड है दीर्घीकरण क्षेत्र। अब ये जो क्षेत्र है ये विभज्योति सक्रियता क्षेत्र इसके पीछे की ओर पाया जाता है, आगे की ओर पाया जाता है। तो इसमें जो कोशिकाएं होती है उनमें विविधता आ जाती है और ये है वो परिपक्व हो जाती है। ये कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है, दीर्घीकृत हो जाती है, इनका जो लंबाई में ये बढ़ जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये कोशिकाएं अब विविधता और परिपक्वता लिए हुए होती है। इसके पीछे वाला जो रीजन होता है वो परिपक्व क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है, अभी विभाजन नहीं करती है और इस क्षेत्र के अंदर मूल रोम पाए जाते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है कि मूल रोम किस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो मूल रोम जड़ के जो 4 क्षेत्र है इसमें सबसे अंतिम जो क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं परिपक्व क्षेत्र, वहां पर मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। जल और खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य मूल रोम के द्वारा किया जाता है, रूट हेयर के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इस तरह से जड़ के 4 क्षेत्र हो गए, मूल गोप, उसके बाद में मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र, विभाजनशील क्षेत्र, नंबर 3 है वो दीर्घीकरण क्षेत्र और उसके बाद आ जाता है परिपक्वन क्षेत्र। देखिए ये इस तरह की जड़ है, इस तरह की जो जड़ है इसमें ये नंबर 1 है, मतलब 1 नंबर ये क्या है, मूल गोप। ये इसका जो शीर्षस्थ वाला ये भाग है, इस भाग की सुरक्षा करने का कार्य करेगा। जड़ लंबाई में जमीन के वृद्धि करेगी, घर्षण से बचाने के लिए मूल गोप कार्य करेगा। दूसरा ये क्षेत्र है मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र, विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, इस वजह से जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। ये कोशिकाएं इस तरह से देखो दीर्घीकृत हो जाती है, इस तरह से लंबी हो जाती है, आयताकार कोशिकाएं हो जाती है, इनको हम कहेंगे दीर्घीकरण क्षेत्र। तीसरा कौन सा है, दीर्घीकरण क्षेत्र। और नंबर 4 है परिपक्वन क्षेत्र, इसमें ये पाए जाते हैं मूल रोम। ये क्या है, मूल रोम किस भाग में पाए जाते हैं, परिपक्वन क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा, मूल रोम जड़ के कौन से क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं।
तो इस तरह से ये हो गए जड़ के या रूट के मूल के क्षेत्र। नेक्स्ट है मूल के रूपांतरण। तो देखिए जड़ का जो मुख्य कार्य है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, मुख्य कार्य तो ये है, लेकिन जड़ें इस मुख्य कार्य के अलावा अन्य कार्य भी करते हैं। जब ये अन्य कार्य करेगी तो इसमें जड़ के अंदर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन आते हैं। इसी को हम कहते हैं मूल के रूपांतरण। मतलब जड़ अपने में रूपांतरण करके अन्य कार्य भी करती है। अब वो कार्य कौन कौन से करती है? सबसे पहले देखिए भोजन का संचय। कई जड़ें होती है, जड़ों के अंदर भोजन का संचय हो जाता है, संचय किया जाता है। उदाहरण के लिए गाजर और सलजम, तो ये जड़ के रूपांतरण में आएगा। जड़ का मुख्य कार्य है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, लेकिन गाजर और सलजम इसमें जो जड़ है वो भोज्य पदार्थों के संचय का कार्य भी करती है। नेक्स्ट है सहारा प्रदान करना। जड़ है वो सहारा प्रदान करने का कार्य करती है और मतलब सहारा प्रदान करने में रूपांतरित हो जाती है। हालांकि जड़ जमीन में पाई जाती है, पूरा पौधा जड़ के ऊपर ही निर्भर रहता है, लेकिन कुछ पौधे हैं जिनमें सहारा प्रदान करने का कार्य जड़ों के द्वारा किया जाता है। तो जो बरगद है, बरगद का जो पौधा है उसमें ऊपर की शाखाओं से जो लटकी हुई जड़ें पाई जाती है, फिर वो जमीन के अंदर चली जाती है, तो ये उस पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। तो बरगद के अंदर जो सहारा प्रदान करने वाली रूट होती है इसको प्रोप रूट कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बरगद के पौधे के अंदर जो अपस्थानिक प्रकार की रूट पाई जाती है जो उस पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है, उसको क्या कहते हैं? प्रोप रूट कहा जाता है। इसी तरह से सहारा प्रदान करने का कार्य मक्के के अंदर भी होता है। मक्के के अंदर मक्के का जो तना है उसमें जो पर्व संधि वाला भाग है, पर्व संधि से छोटी छोटी जड़ें भी निकलती है जो उस पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। मक्के के पौधे में पर्व संधि से जो छोटी छोटी जड़ें निकलती है उस पौधे को सहारा प्रदान करती है, उसको अविस्तंभ मूल कहा जाता है। क्या कहेंगे? अविस्तंभ मूल। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सहारा प्रदान करने वाली जड़ें दो प्रकार की हो जाएगी। बरगद के अंदर सहारा प्रदान करने वाली जड़ है उसको प्रोप रूट कहा जाएगा। मक्के के अंदर सहारा प्रदान करने वाली जड़ है उसको अविस्तंभ मूल कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ पौधों के अंदर जो ऐसे पौधे जो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहां पर कुछ एक पौधे जैसे उदाहरण के लिए राइजोफोरा, उसमें मतलब पौधा चारों तरफ दलदली क्षेत्र है, पानी रहता है, इसलिए श्वसन के लिए कुछ जो जड़ें होती है, कुछ पौधों की जड़ें रूपांतरित हो जाती है, इनको श्वसन मूल कहा जाता है। ये क्या करेगी? श्वसन में सहायता करेगी। श्वसन में कैसे? ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना। मतलब वहां पर जड़ जैसे देखिए ये दलदली क्षेत्र है, ये पौधा है, अब यहाँ पर जड़ दलदली क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। ऐसे इस तरह से जड़ बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको न्यूमेटोफोर कहा जाता है। इस तरह से पानी से बाहर जब निकलेगी यहाँ से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करेगी। इस तरह की जो जड़ें होती है ये श्वसन में सहायता करती है, इसलिए इनको श्वसन मूल कहा जाता है। दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। उदाहरण क्या है इसका? राइजोफोरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। श्वसन मूल का उदाहरण क्या है? राइजोफोरा। तो ऐसे पौधे कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको श्वसन में सहायता करने का कार्य इस जड़ के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर जो आलक बीजी पौधे हैं, जो पुष्पीय पौधे हैं, उनकी आकारिकी के अंदर पहला बिंदु लिया हमने जड़ की संरचना, जड़ के प्रकार, जड़ के क्षेत्र और जड़ के रूपांतरण। ये बिंदु हमने क्लियर करने का प्रयास किया। धन्यवाद।